हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब वाले क्वेश्चंस किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। कल मैंने आपको विदाउट किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक। और आज की वीडियो में हम आपको किरचॉफ्स लॉ से क्यूब वाले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सिखाएंगे। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबको मोस्टली बच्चों को, सबको नहीं मोस्टली बच्चों को करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का कंसेप्ट भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है ये भी समझाऊंगा। इसके लिए आपको किरचॉफ्स के लॉ आना जरूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं आते हैं तो पहले आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सीखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से। देखो, इसमें सबसे एक क्वेश्चन पूरा प्रोसीजर देखना। जो मैं आपको एक क्वेश्चन का प्रोसीजर बताऊंगा उसी प्रोसीजर से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कराएंगे, एक नहीं, जितने भी प्रदीप फंडामेंटल बुक में ये क्वेश्चन दे रखे हैं क्यूब्स के, वो मैं आपको सारे करा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये बनता है कि एक क्यूब बना ले सबसे पहले, तो है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली बच्चों को केवल करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। तो मैं उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा, फिर किरचॉफ्स लॉ के द्वारा उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले किरचॉफ्स ये बना लिया हमने। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा, ये अलग है ना, क्योंकि यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये वाला वायर इस वाले वायर से टच नहीं कर रहा। ऐसे यहाँ पर भी है, ये सीधे गया और ये वाला वायर इससे टच नहीं कर रहा है ना। नाम डाल देते हैं A B C D और इसे E, इसे F, इसे G और इसे H। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ क्यूब, क्रॉस द डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, क्यूब का डायगोनल जो हो सकता है वो A पॉइंट और G पॉइंट हो सकता है, E और C हो सकता है, H और B हो सकता है ना। तो डायगोनल क्यूब का मैं ले लेता हूं A और G के क्रॉस। तो सबसे पहले A और G ये क्यूब के डायगोनल वाले पॉइंट्स हैं, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मींस RAG निकालना है। तो जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, सबसे पहले उन दोनों पॉइंटों के बिटवीन एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर लिया, इसको लेट कर लेते हैं B। इसका इंटर रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर इंटर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन हो तो इंटर रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेना, है ना। ये B कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें 12 रेजिस्टेंस होते हैं, ये बना देता हूं पहले इनको। ये 12 रेजिस्टेंस हैं आपके। ये मैंने 12 रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी, इसमें ये वाला और रह गया। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, है ना, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। एक बार सिखाना इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेंट्रेट करिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, है ना। तो देखो, यहां से करंट आई आपकी, कुछ करंट आई, ऐसे आई, यहां तक आई, यहाँ आके करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 3 पार्ट्स में, AB, AD
और ए ई। तो मैं देखो यहाँ आपको लिख के बताऊंगा कुछ पॉइंट, क्योंकि ऐसे ही मैं समझाना शुरू कर दूं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक समझ में आ जाएगा, फिर दूसरे पर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर तीसरा कराते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब ऐसे क्यों कर दिया। तो मैं कुछ पॉइंट लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पेपर में नहीं लिखने होते हैं, ये अपने लिए होते हैं। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट ए पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। चेक करो, ए पॉइंट पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 एंड। तो ए पॉइंट को आप, ये पॉइंट ए है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, वो 3 पार्ट आप यहां लिख लें, है ना। ये देखो, ये इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक क्वेश्चन में नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसी तरीके से सारे पॉइंट क्वेश्चन के करंट के डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट करें। एक प्रोसेसर देख लोगे पूरा, फिर दूसरा भी करोगे तो सेम प्रोसेसर से होगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा तब समय लगेगा, पर इंपॉर्टेंट यही है इसमें। फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। अब ए पॉइंट पर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो ए बी, एक ए डी और एक ए ई। ए बी, ए डी और ए ई। अब यहां से इसके कितने पाथ बनते हैं ए से बी तक जाने के? नहीं, हमें कौन से 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना है, ए और जी। तो हमें क्या करना है, ए बी वाले पाथ से, ए डी वाले पाथ से, ए ई वाले पाथ से ए से जी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने हैं कि कितने शॉर्टेस्ट पाथ बन सकते हैं। कहां से कहां तक है, दोबारा से बोल रहा हूं। ए पॉइंट पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुई, ए बी, ए डी और ए ई। ए बी, ए डी, ए ई लिख लिया। अब ए से जी के बीच में एक करंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, ए और जी पॉइंट के बिटवीन। तो ए से जी तक इन तीनों पाथों से शॉर्टेस्ट पाथ से ए से जी तक पहुंचने के पाथ लिखने हैं आपको। इन तीनों पाथों में ए से जी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ लिखने हैं। तो देखो, मैं पहले ए बी वाले पाथ का लिख रहा हूं, पहला इसका फर्स्ट लिख रहा हूं। ए से बी गया, अब बी से जी तक पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से पहले तो मैं गया बी पर, अब बी से कहां पहुंचना है, जी तक पहुंचना है। तो बी से सी चला जाऊं और सी से जी, शॉर्टेस्ट पाथ। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ए से बी आ गया और बी से जी तक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया एक एफ। देखो, एफ चला जाऊं और एफ से जी चला जाऊं। फिर बच्चे सोचते हैं कि सर ए से बी आया, बी से एफ आ गया, एफ से ई चले जाओ, ई से एच चले, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं। ये देखो, दोनों शॉर्टेस्ट पाथ है। ए से बी गया, बी से सी, सी से एफ, जी। या फिर ए से बी गया, बी से एफ गया, एफ से जी, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो देखो, ए से बी पहुंचने के ये 2 शॉर्टेस्ट पाथ आए, इसको मैंने ऐसे बंद कर लिया। ऐसे ही ए से डी वाले का ए से जी तक पहुंचने के पाथ डिसाइड करिए। ए से डी, तो ए से डी, तो इसका ए लिख रहा हूं, इस वाले का ए से डी पहुंचा। अब डी से जी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, तो ए से डी जाए, डी से सी, सी से जी। तो सी, ए से डी गए, डी से सी गए, सी से जी गए। एक और हो सकता है क्या, देखो, ए से डी गए, डी से एच गए और एच से जी। तो ए से डी गए, डी से एच गए और एच से जी। देखो, इसके भी 2 शॉर्टेस्ट पाथ आ गए, है ना। और कोई ए से डी वाला, डी के बाद ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, लॉन्गेस्ट पाथ वो नहीं लेना है। ऐसे ए से ई जाओ, ए से ई गए, इसके भी 2 पाथ देखते हैं हम। ए देख रहे हैं पहले, ए से ई चेक कर लेता हूं पहले, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ए से ई गए, अब ई से जाने के जी तक शॉर्टेस्ट पाथ देखें, तो ए से ई से एफ, ई से एफ और एफ से जी, एक हो गया। और दूसरा देखें, ए से ई जाएं और ई से एच जाएं, एच से जी जाएं। देखो, ये जरूरी नहीं है ऐसे लिख के करा जाए,
आप शॉर्टेस्ट इसी में देख सकते हो। लेकिन जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हम कितनी भी कोशिश करें, है ना, हमारा साइकिल या एक्टिवा या मोटरसाइकिल, एक्टिवा चलाना सीख रहे हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, हम उससे क्या कहते हैं कि भाई रेस धीरे धीरे देना, क्लच धीरे धीरे छोड़ना और गाड़ी से साथ देना बस केवल हैंडल को। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है शुरुआत में। रेस, अगर हम रेस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो क्लच छूट जाती है तेज, और क्लच पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो रेस ज़्यादा लग जाती है। तो देखो शुरुआत में थोड़ा सा भय होता है। ऐसे ही शुरुआत में अगर मैं आपको बिना ये लिख के कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार इसको लिख के इस पॉइंट को समझ लिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए। ये लिख के कराने का मतलब है अब धीरे धीरे उन पॉइंटों को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए तो दोबारा से आगे बढ़ाते हैं आगे। तो देखो ये आ गया ऐसे। अब इन तीनों पाथों को चेक करो। ए से जी तक जाने के, यहाँ पर पॉइंट ए पर करंट 3 पार्ट डिवाइड हो रही है, और ए से जी जाने के, ए से जी जाने के, ए से पॉइंट जी तक पहुंचने के जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई, तो ये है। अब देखो इसमें कितने रेजिस्टेंस पड़े ए से जी तक पहुंचने के बी वाले पाथ में, तो एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस, या पॉइंट गिन लो यहाँ ए बी सी डी, 1 2 3 4 पॉइंट है, 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 एक सब में बराबर रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस इक्वल पड़ रहे हैं ए से जी तक, 1 2 3 रेजिस्टेंस पड़े, 1 2 3 रेजिस्टेंस पड़े, तो देखो 3 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं तो 4 पॉइंट आते हैं इसमें। तो सबके में यहां से ए से जी जाने के इन तीनों पाथों में बराबर बराबर रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं। और आप ये जानते ही होंगे कि अगर हमारे पास जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ आके अगर यहाँ करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3, और R1 बहुत बड़ा है R2 से R3 ऐसे, तो हम जानते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है। तो यहाँ हम कहेंगे डिफरेंट करंट जाएगी क्योंकि इनका रेजिस्टेंस सबका अलग है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है उसमें करंट ज्यादा है। लेकिन अगर इनके रेजिस्टेंस सबके सेम होते ऐसे, तो जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस सेम, करंट के पाथ में रुकावट सेम, तो ये करंट जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, I/3 I/3 एंड I/3 बिल्कुल सेम। यहां से ए से जी जाने के, ए जब 3 पार्ट में करंट डिवाइड हुई तो सबके पाथ में इक्वल रेजिस्टेंस हुआ, इसीलिए यहाँ करंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, पॉइंट सुना होगा आपने। देखो अगर I माना है तो ये I/3, ये वाली भी I/3 और ये वाली भी I/3। अब देखो कई किताबों में क्या करता है, तो इस करंट को वो 3I मान लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप I कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट में करंट डिवाइड करना है। अगर आपने टोटल करंट के सेल से जो निकलने वाली करंट है वो 3I कंसीडर किया है, तो यहाँ आपकी ये 3I आ रहा है। अब 3I को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो ऑब्वियसली यहाँ जो आएगा ये I आएगा, ये I आएगा, ये I आएगा। बहुत सी किताबों में यहाँ 6I कंसीडर कर लिया, तो यहाँ 2I आएगा, यहाँ 2I आएगा, यहाँ 2I आएगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप टोटल करंट कितनी कंसीडर कर रहे हो। तो देखो मैं तो I ही कंसीडर करके बता देता हूँ, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी कंसीडर कर लेना। इंपॉर्टेंट है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने I कंसीडर किया तो यहाँ इसके 3 इक्वल पार्ट करें तो I/3 और I/3। और ऐसा मैंने क्यों किया समझ में आया यहाँ पे ये वाले पॉइंट। अब इसके बाद जरा देखो अगला स्टेप बोल रहा हूं, देखो इसमें स्टेप कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है ना। स्टेप कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं जो कोई नहीं सिखाता आपको, है ना। उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देखो एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा फिर दूसरा भी करूंगा, ऐसा नहीं एक करके छोड़ दूंगा, क्या ही कराऊंगा आपको, है ना। चलिए एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा स्टेप कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या पता जानते हो, सिमेट्री का यूज करना है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है सिमेट्री। देखो यहां से ये जो पॉइंट ए है, यहां करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और अब हम जानते हैं कि जितनी करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है उतनी करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करनी चाहिए। जितनी इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली है उतनी ही वापस आनी चाहिए। ये वाली बात आपको मालूम है।
तो उसके लिए जब यहां करंट का देखो, ऐसा नहीं कि यहां के बाद तुम सीधा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बीच में करना शुरू कर दो, नहीं। सेकंड स्टेप कहता है कि इस क्यू के सभी क्वेश्चंस में सिमेट्री होती है, और वो ये कहती है कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुमने स्टार्टिंग में किया है वही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप एंडिंग में करो पहले, बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू मत करो पहले, तो एंडिंग में करो। इसका मतलब क्या है, ये करंट कब आई बनेगी भाई, आई 3 पार्ट में डिवाइड हुई, I/3 I/3 I/3, तो यहां एंडिंग में पहुंच जाओ पहले, है ना। और यहां करंट 3 पार्ट में मीट करनी चाहिए, I/3 और ये I/3, ये करंट यहां पे I/3 आना चाहिए, इधर से I/3 आ रही है, इधर से I/3, इधर से I/3, और तीनों मिलके वापस आए। तो स्टार्टिंग में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, सीधा एंड में पहुंच जाते हैं। तो मैं सीधा एंड में पहुंच गया, जो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां किया है वही मैं यहां पर कर दूंगा, जैसे ये तीनों करंट मिलके वापस आई बना लें। आई यहां से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तीनों मिलके अगेन आई बना लिया। ये दूसरा स्टेप है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखो बी पॉइंट पर पहुंच जाओ, बी पॉइंट पर पहुंच गए हम। अब बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप देखो बी से जी तक जाने के कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं। तो बी पॉइंट से जी तक जाने के 2 शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहे हैं मेरे को, देखो आपको भी दिख रहे होंगे, मेरे को तो दिख रहे हैं 2, आपको दिख रहे हैं, चेक करो। बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद सी पॉइंट पर, बी से जी तक पहुंचना है, इंपॉर्टेंट है। बी से जी हमें कहां पहुंचना है, बी से जी। बी से जी जाने के कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, तो 2 हैं। एक तो बी से सी जाए, सी से जी जाए, तो एक तो जाए बी से सी, सी से जाए जी, एक शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ है बी से जी जाने का, ये वाला, बी से एफ जाए और एफ से जी जाए, और कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं। बच्चे कहते हैं कि सर बी से सी, बी से एस चले जाओ, फिर एस चले जाओ, फिर एस चले जाओ, फिर एस चले जाओ, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, लॉन्गेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ चुनना है हमें, है ना। तो बी से जी पहुंचने के ये 2 शॉर्टेस्ट पाथ हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप पहुंच जाओ डी वाले पॉइंट पर, तो डी वाले पॉइंट को देखो, डी से जी पहुंचने के कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, तो इसमें भी 2 ही शॉर्टेस्ट पाथ हैं, चेक करो। डी से जी पहुंचने के 2 शॉर्टेस्ट पाथ कौन से हैं, एक तो डी से सी जाओ और सी से जी जाओ, डी से सी, सी से जी। ऐसे ही दूसरा है डी से आपका एच जाओ, एच से जी जाओ, एच से डी वाले पॉइंट से आप डी से सी जाओ, सी से जी जाओ एक, और डी से एच जाओ, एच से जी जाओ, तो ये 2, इसमें भी 2 पाथ हैं आपके। ऐसे ही ई पॉइंट पर चले जाओ, पॉइंट ई से जी तक पहुंचने के कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, तो इसमें भी 2 शॉर्टेस्ट पाथ हैं। कौन कौन से, एक तो ई से पहले आप एफ जाओ, एफ से जी जाओ, और दूसरा ई से आप एच जाओ और एच से जी जाओ, ठीक है। ई से एफ से जी और ई से एच और एच से जी। अब इन चीजों को देखने के बाद देखो यहां पर बी से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है और उसके पाथ में 3 पॉइंट आ रहे हैं। डी से भी करंट 2 पाथ में डिवाइड हो रही है और वहां पर भी 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब बी डी ई पर जब करंट डिवाइड हो रही है तो बी से जी तक जाने के और डी से जी तक जाने के और ई से जी तक जाने के पाथ में बराबर बराबर रेजिस्टेंस फिर पड़ रहे हैं। तो अब यहां पर अगेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 इक्वल पार्ट्स में ही होगा, है ना। देखो अब यहां से I/3 आ रही है ये, अब यहां आके बी पॉइंट पर ये 2 करंट 2 पार्ट में डिवाइड करी, लेकिन इन तीनों पाथों में देखो बराबर रेजिस्टेंस आए, तो यहां पर भी करंट 2 पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो I/3 का 2 इक्वल पार्ट करें तो ये I/6 और ये वाला भी I/6। अब देखो ये यहां कनेक्टेड नहीं है, पहले आप ये 2 कर लिए, अब इसको आगे मत बढ़ाना, अभी पहले अब डी पे पहुंच जाओ। अब इसको ऐसा नहीं आगे बढ़ाना शुरू कर दो, पहले बी पे पहुंच गए, अब डी वाला कंडीशन देखो, डी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये I/3 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। 2 इक्वल पार्ट में क्यों करने के लिए रहे, क्योंकि इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में पहुंचने के 3 ही पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3, दैट मींस रेजिस्टेंस इन वाले पाथ में, इस वाले पाथ में बराबर आ रहे हैं।
है ना, इसीलिए इक्वल पार्ट में करंट डिवाइड होगी। तो I/3 कौन से पार्ट में, DCG, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हुई, I/3 डिवाइड हुआ I/6 में, और यहाँ करंट डिवाइड हुआ ये I/6 में। बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको करंट का। ऐसे E का, E वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ, ऐसे नहीं बीच में चलो अब शुरू कर दो आगे, पहले E वाले पॉइंट पे डिसाइड करो, EFG। तो E पे पहुंच के ये I/3 करंट आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड हुई, ऐसे और ऐसे, ये I/6 और ये वाला भी I/6। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहुंच तो गए अब G पे। अब बस आपको सिमेट्री को सोचना है, क्या सा सिमेट्री। तो देखो ये I/3 है ना, ये पहले से देखो मैंने बना सकते रखी है। तो देखो इधर से ये वाली करंट आ रही है I/6, ये कितनी करंट आ रही है, ये वाली I/6, देखो अच्छी तरह से ध्यान दो, I/6, और इधर से ये ऊपर आ रही है I/6, और I/6 मीट करके I/3 बना लेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे मीट कर गया और I/3 बन गई, I/6 प्लस I/6 I/3। देखो ये वाला स्टेप पूरा हो गया। चलो मैंने डी वाला स्टेप पूरा किया नहीं है ना, ना ना ना, ई और ये वाला मिला दिया है ना। अब क्या करें, देखो ये वाला, देखो यहाँ ये वाला स्टेप पूरा हो, इसको देख रहे हैं, ये I/3 कैसे आया, इधर से I/6 आ रहा है और नीचे से भी देखो ये I/6 आ रहा है, ये दोनों मिलके यहाँ पे वापस I/3 बना रहे हैं। तो ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। इसको चेक करते हैं, ये कैसे I/3 बन गया, तो इधर से ये I/6 आ रहा है, देखो यहाँ पे मीट करेंगे, इधर से I/6 और इधर से I/6, दोनों मीट करके अगेन I/3। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। सर ये तो बहुत ही इजी डिस्ट्रीब्यूशन था, मोस्टली टीचर इसी को करा देते हैं, है ना। तो बेटा मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, है ना। पहले इतना भी समझ में आया, पहले आपको कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें पेपर में नहीं लिखना होता है, ये बस सीखने के लिए मैं लिख के दिखाया है, जिससे आपको समझ में आए। मैं वैसे बोलता रहता तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार तुम लिख के इसको सीख जाओगे, मतलब निकाल लोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक्टिवा या मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हो, तो फिर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप रेस लग जाती है और अपने आप ही क्लिक छूट जाती है और कोई गड़बड़ नहीं होती, है ना। कंसंट्रेट करिए, बार बार करोगे प्रैक्टिस, बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब अगले, सर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कैसे। तो देखो आपको बता दें कि ये जो यहाँ इसके ऊपर जो वोल्टेज लिखा होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। लेट कर ले कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकालना है, ये फाइंड करना है RAG। तो आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल करंट यहाँ I है, अगर तुमने ये 2I माना होता, 3I सॉरी 3I, तो ये I हो गया होता, तो यहाँ टोटल करंट 3I लिखते। 6I माना होता तो 6I लिखते, लेकिन हमने टोटल करंट I ही माना है, इसीलिए हम I लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू टोटल EMF, तो टोटल EMF V, जो इसके ऊपर लिखा होता है वो आपका EMF लिख देता हूँ, चलो E, तो टोटल EMF E, है ना। और टोटल रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं, अगर 0 ना होता तो R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r ऐसे आता, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस ये इंटर रेजिस्टेंस, बट इंटर रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करके चल रहे हैं, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट ही तो निकालना है, RAG है वो, तो RAG लिख देते हैं भाई, यहाँ पे हमें A और G के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला स्टेप आपका यही है, आपको RAG चाहिए, तो RAG इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि RAG इज इक्वल टू EMF ओवर I। ये फर्स्ट स्टेप है आपका बेटा, ये आपको जितने भी क्यूब के रेजिस्टेंस हैं उन सब में ये आपको अप्लाई करना होगा इसी तरीके से। बस ये ध्यान रखना, अगर इसका इंटर रेजिस्टेंस दे रखा होता तो E प्लस RAG प्लस स्मॉल r होता, है ना, लेकिन यहाँ इंटर रेजिस्टेंस हम 0 मान के चल रहे हैं, इसीलिए इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या, तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको I की वैल्यू EMF के टर्म में या EMF की वैल्यू I के टर्म में आपको फाइंड आउट करनी है, और वो बहुत ही आसान है, क्योंकि इस पूरे सर्किट में एक ही करंट अननोन है। सर एक मिल गई, हाँ I, सर ये I/3, तो अगर भाई I निकले आया तो I/3 अपने आप, I/6 भी अपने आप,
फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है इसका, है ना। तो इसमें आई ही एक ही अननोन है, तो जानते हो जब एक अननोन होता है तो किरचॉफ्स लॉ एक बार अप्लाई करना पड़ता है। 2 करंट अननोन होती हैं तो किरचॉफ्स लॉ 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। 3 करंट अननोन होती हैं तो 3 बार किरचॉफ्स अप्लाई करना होता है। 4 करंट अननोन होती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, है ना। हमेशा 3 से ज्यादा करंट अगर अननोन हो जाएंगी तो हम किरचॉफ्स के लॉ के द्वारा भी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोशिश करो जितनी मिनिमम करंट अननोन हो वो ज्यादा बेटर, है ना। लेकिन करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा बस नहीं होता है। तो अगर मैंने जो पॉइंट बताए वो पॉइंट सुने तो इसमें तो एक ही करंट अननोन, तो एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा दो। लेकिन याद रखना है कि इस आई की वैल्यू इस ई के टर्म में चाहिए या ई की वैल्यू ई आई के टर्म में चाहिए, जिससे ये एक दूसरे को काट दें और आर इक्वलेंट निकले, ठीक है। तो जरा मेरा कंसंट्रेशन ये है कि आप एक ऐसा पाथ चुनिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए जिसमें ईएमएफ जरूर आए। तो आप देखो ए बी सी जी ई ए, ऐसे जाइए इस वाले पाथ से, ये सबसे बढ़िया शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप इसी पाथ को आप ऐसे हो जाओ ऊपर वाले पाथ से, आप घूम फिरा के चले जाओ किसी भी पाथ से फॉर एनी, ऐसे जाओ फिर 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस जगह पर, इस सिचुएशन में कि आप कौन से पाथ को चूज करते हो। कोई सा भी पाथ यूज कर लो। तो मैंने यूज किया पाथ कौन सा, ए बी सी सीधा सीधा, जी और ई और वापस ए, ये मैंने पाथ यूज किया और इसमें मैंने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं वी ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, ए से चल रहा है, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, इसके सबके रेजिस्टेंस आर है, इन सबके रेजिस्टेंस कितने हैं आर, सबके रेजिस्टेंस आर है। तो ए से चलना शुरू कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट है कितना I/3 और रेजिस्टेंस है आर। देखो आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं करना आता है तो पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सीखिए, है ना। हमारा एम इस समय क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किरचॉफ्स लॉ द्वारा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो I/3 इंटू आर, अब इसमें आ जाइए माइनस का ये भी I/6 इंटू आर, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर कट इसमें आ जाइए माइनस के I/3 इंटू आर, जी पर आ गए, वापस ये आ गए, सेल में आ गए तो प्लस का ई आ गया, इज इक्वल टू वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए तो बी ए से बी ए कैंसिल, इसको 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 उस साइड में ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, I/3R प्लस IR/6 प्लस IR/3 इज इक्वल टू ई। यहाँ से 6 एलसीएम ले लें तो ये 2IR, ये IR और ये 2IR इज इक्वल टू ई। तो 2 4 5 6 तो 5/6 IR इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू मैंने आई के टर्म में निकाल ली। अब इक्वेशन इसकी ये वाली ई की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बस ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो RAG पूछ रहा है हमसे E/I, और E की वैल्यू कितनी है 5/6 IR/I, है ना। ये देखो I से I कटेगी तो देखो RAG जो आ गया वो 5/6 R आ गया। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा समय जरूर लगा बट आपको समझ में जरूर आएगा, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो समय लगा पहले क्वेश्चन में, अब सेकंड क्वेश्चन में इसका आधा समय लगेगा, फिर उससे थर्ड वाला करेंगे उसमें और आधा समय लगेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें सेम एज के 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो देखो मिटा देता हूं इसको पहले और लाइन लिखता हूं, फिर उसके बाद हम उसको आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना बच्चों को। फिर मैं कह रहा हूं देखो अब इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फिर दोबारा से करेंगे फिर प्रॉब्लम आई, तो जरा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो करते हैं अभी। देखो मैंने ये लिख लिया है जिससे समय बच जाए थोड़ा सा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन 2 कॉर्नर ऑफ सेम एज। अब देखो क्यूब के सेम एज के कॉर्नर कौन से हैं, ए और बी हो सकता है, ये ए की एक एज हो गई उसके 2 कॉर्नर हैं, डी और सी, ई और एफ, एच और जी,
ई और ए, डी और एच, एफ और बी, सी और जी, इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए आप। ये सेम कॉर्नर वाले होते हैं, सेम एज के 2 कॉर्नर के बिटवीन इक्वल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। मैंने ए और बी चुना है, तो ए और ये बी, यहां से मैंने बैटरी लगा दी ऐसे, और इसका ईएमएफ इंटरेक्शन 0, इक्वल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, सबके रेजिस्टेंस आर, सबके रेजिस्टेंस आर। अब फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी को फॉलो करिए अभी, है ना। तो ए पॉइंट पर आके यहाँ करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, अगेन 3 पार्ट में दिख रहा है, 1 2 3। तो लिखो पॉइंट ए पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ऐसे। पॉइंट ए पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा कैसे हो रही है, तो ए पॉइंट पर जो है करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो एक, ये दूसरा और ये तीसरा। हमारा एम क्या है, ए से बी जाना, क्योंकि यहां से करंट आई और यहां से भी कितनी करंट निकलेगी, आई वापस। तो ए से बी पहुंचना है, तो हमें ए से बी तक पहुंचने के पाथ चाहिए। लेकिन ए पॉइंट पर करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुई, एक तो ए से बी हो गई, एक ए से डी हो गई और एक ए से ई हो गई। अब ए से बी तक हमें जाना भी ए से बी तक ही है, ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो इसका तो एक ही पाथ आया, ए से बी सीधा 1 to बी, और तो कोई है ही नहीं पाथ इसमें, है ना। देखो ए से बी सीधा हो गया, बी में पहुंच तो गया सीधा, ए से बी। दूसरा ए से डी तक गए, तो अब ए से डी वाले पाथ पर से होते हुए बी तक पहुंचने के इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं, ए से डी गए, बी से फिर बी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने, है ना। तो ए से डी गए, डी से पहुंचने के, डी से कितने पाथ मिलेंगे वो देखते हैं। तो ए इसमें तो एक ही मिला हमारा, ए से बी पहुंच गए ना सीधा सीधा। अब ए से डी, डी वाले पाथ से कितने पाथ मिले, तो एक तो ए से डी गया। अब डी से बी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ तो एक तो ये हो सकता है, ये सबसे इजी शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ए से डी, डी से सी और सी से बी। अब बच्चा सोचता है कि यही एक शॉर्टेस्ट पाथ है, भाई करंट यहां से यहां आएगी और ऐसे जाएगी, ऊपर भी तो जा सकती है करंट, तो करंट ऊपर जाएगी, लेकिन एम होगा बी पॉइंट। तो अब डी वाले पॉइंट से ये एक तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, लेकिन एक पाथ ये भी है, तो दूसरा पाथ हो सकता है इसका बी, डी से, ए से डी और डी से जा सकता है ये एच और एच से आ सकता है जी, एच से आ सकता है जी और जी से आ सकता है सी और सी से वापस बी। लेकिन इसका एक और हो सकता है सी, ए से डी वाले में, तो ए से डी गया, डी से एच गया, एच ही गया एच, और एच से जी गया और जी से फिर एफ आ जाए और एफ से फिर बी आ जाए। अब बच्चा सोचता सर ऐसे तो और भी हो सकता है, मैंने कैसा, ए से डी गया, डी से एच जाए, एच से ई आई, एच से ई आके, ई से आके ए आई, फिर वापस ऐसे जाए। देखो ये वाला पाथ मिक्स हो गया, फिर मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 3 पाथ बनने हैं आपके इसमें, है ना। ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा बेटा, बोल के तो नहीं खिला सकता। ये दूसरा पाथ हो गया। ऐसे ही ए से ई वाले पाथ की तरफ चलते हैं। ए से ई वाले पाथ में क्या दिख रहा है हमें, तो यही लिख देता हूं इसको भी, ए, है ना। तो ए से ई, अब ए से ई गया और ई से बी तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखें पहले तो, एफ और बी, सीधा एफ और बी, एक तो ये हो गया। दूसरा ए से ई जाके वो पहले ऊपर भी जा सकती है करंट, तो एच जाए, एच से जी जाए, जी से सी जाए और सी से वापस बी आए। ऐसे ही सी एक और हो सकता है, ए से ई जाए, ई से एच जाए और एच से, ए से ई, ए से ई, एच से यहां तक गया, अब एच से जाके जी पे जाए, है ना। तो कि इस वाले पाथ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि इसमें करंट जा रहा था ना पहले से, तो एच से किस में जाए, एच से जी जाए और जी से
जी से जाए एफ और एफ से वापस बी आ जाए, तो इसमें भी 3 ही पाथ आ गए। अब जरा इसको ही देख लो बस केवल, देखो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ मैच कर रहा है, बट ये मैच नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सेम सर, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, फिर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। लेकिन यहाँ वाले पाथ में एक ही पॉइंट है ओनली, और ये इसमें बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस वाले पाथ में जो करंट जा रही है, इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में जो करंट जा रही है वो सेम जा रही है, इसमें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है, क्योंकि इसमें एक ही रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इसमें बहुत सारे, और ये दोनों पाथ मैच कर रहे हैं। तो इसमें करंट, इसमें करंट सेम होगी, इसमें अलग होगी। तो मान लो इसमें करंट एक्स है, तो इसमें कितनी है वाई, और इसमें कितनी है वाई। तो ये सेम करंट क्यों मानी, मेरे समझ में आया, क्योंकि इसके पाथ में एक डी से ए से डी और डी से फिर शॉर्टेस्ट पाथ से बी तक पहुंचने का जो पाथ है, मतलब रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं इसमें और इसमें, जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं ए से बी तक पहुंचने के, वो सेम पढ़ रहे हैं, और इसमें डिफरेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ करंट अलग होगी और ये दोनों करंट सेम होगी। तो यहाँ मान लो अगर करंट आ रही है आपकी आई, तो ये आई कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, 3 पार्ट में डिवाइड हुई। तो ये करंट है, एक्स को करंट मानना हो, वाई को भी करंट माना है, इसमें वाई को भी करंट, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई यहाँ पे आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो देखो इसमें अगर हम एक्स कह रहे हैं करंट, इसमें वाई कह रहे हैं, और इसमें भी वाई, ए से बी में एक्स बोल रहे हैं, और डी ए से डी में और ए से ई में वाई वाई बोल रहे हैं। तो यहाँ करंट अगर 3 पार्ट में डिवाइड हुई तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल करंट कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस 2y। तो देखो एक्स यहाँ आके नहीं, एक्स इसमें चलेगी, वाई इसमें चलेगी, वाई इसमें चलेगी। ये समझ में आया या नहीं, है ना। ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, है ना। चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, आपको याद है सेकंड स्टेप, हम क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करना शुरू कर देंगे या लास्ट में करेंगे, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर। एंडिंग पॉइंट कौन सा है, जी या बी, तो बी है बेटा, अब बी है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी, ए और बी की तरफ बैटरी लगाइए ना। तो बी पॉइंट पर करंट कितने पार्ट में मिल रही है, एक तो ये इधर से आ रही है और इधर से आ रही है। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बीच में नहीं करते, है ना। ये सेकंड स्टेप था, सबसे पावरफुल स्टेप। तो देखो इधर से तो एक्स आई गई, तो इधर से कितनी आनी चाहिए वाई, और इधर से भी कितनी आनी चाहिए वाई। ये पहले, बीच में नहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना कभी भी, पहले एक्स आ रहा है इधर से, देखो एक्स आ रहा है इधर से वाई आ जाए, इधर से वाई, दोनों मिलके वापस कितना बना लेंगे, ये करंट एक्स प्लस 2y, क्योंकि जितनी करंट यहाँ पॉजिटिव से निकलती है उतनी ही वापस आनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। आगे अगला स्टेप, अब वापस जाएं, बी पे पहुंच चुके हैं, तो बी पॉइंट पर आके करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो बी पॉइंट पर कितनी करंट आ रही है, बी पॉइंट से, बी पॉइंट पर करंट आ रही है, बी पॉइंट वाला तो पहुंच ही गया वो बी वाला, तो ए से बी सीधा, तो बी वाला नहीं चाहिए, बी वाला तो सीधा पहुंच गया ए से बी, लेकिन डी वाला भी बी पे नहीं पहुंचा, तो डी वाले पॉइंट पे आ जाए। तो ये डी पॉइंट है आपका, और यहां से करंट आ रही है इधर वाई। अब डी से करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है वो देखो, तो डी पॉइंट पर करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना। एक तो डिवाइड हो रही है सी तक, ऐसे, है ना, डी से सी जा रहा है, और एक करंट जा रहा है डी से एच की तरफ, तो डी से एच की तरफ, है ना। एक डी से सी जा रहा है और एक डी से एच की तरफ जा रहा है। अब डी से सी तक जाने वाले पाथ में कितने पाथ हैं वो देख लेते हैं। तो एक देख रहे हैं डी से सी जाए, कहां पे पहुंचना है, डी से बी पहुंचना है। डी से बी तक पहुंचने के, ये डी पॉइंट है, डी से बी तक पहुंचने के इस वाले पाथ से कितने शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस आते हैं, तो डी से सी जाए, सी से बी आ जाए, एक हो गया, है ना। डी से पहले सी जाए, सी से बी आ जाए। अब ए से डी से 2 पार्ट में गया ना, एक तो डी से सी गया, सी से बी गया। अब डी से एच जा रहा है दूसरा, डी से एच, तो इसमें जा रहा है डी से एच। अब एच से बी पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो एच से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है आपका इधर, एच से जी जाए और जी से सी आ जाए और सी से बी आ जाए।
और दूसरा भी हो सकता है इसमें डी से एच जाए और एच से जी जाए और जी से एफ आ जाए, एच और एफ से कितना आ जाए, बी आ जाए। तो देखो इसके दो पाथ हैं यहाँ पे ऐसे, ये डी वाला बात हो गई। चलिए अब डी वाली बात तो कर ली, अब ई वाली बात कर लेते हैं। ई वाला पॉइंट है और इसमें इधर से भी करंट वाई आ रही है ना। अब ई वाले पॉइंट पर पहुंच के बी तक पहुंचने के कितने पॉइंट हैं, है ना, बी तक पहुंचने के कितने पॉइंट हैं ई से। तो एक तो ई से आ सकते हो आप एफ की तरफ और एक एच की तरफ जा सकते हो। अब कैसे जाएंगे, तो एक तो ई से एफ गए, एक एफ से सीधा बी आ गए। देखो ई से एफ गए और एफ से सीधे बी आ गए, आगे के नहीं, एक पाथ हो गया। और दूसरा पाथ देखें तो इसमें देखें तो इसमें देख रहे हैं हम बी, ई से आप एच जाए और एच से जी जाए, जी से सी जाए और सी से बी। और इसका एक और पाथ हो सकता है, इसका एक पाथ हो गया, इसका एक पाथ हो गया, इसका एक और पाथ हो सकता है ई से एच जाए और एच से जी और जी से एफ और एफ से बी। देखो यहाँ अगर बच्चा सोचता है, यहाँ पे एक बच्चा सोच सकता है क्या, सर ई से एफ गए, एफ से बी, आप चाहते तो ई से एफ जाते, एफ से जी जाते, जी से सी जाते, सी से बी वापस आ जाते, है ना। एक ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा तो सी में भी हो सकता था, फिर सी पर, है ना, पहले ए से डी जाए, डी से सी जाए और सी से बी एक, और इसमें ई से एफ जाए और एफ से बी आ जाए। अरे समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं पहले आपको। तो आप चेक करें तो इसमें भी ये वाला पाथ और ये वाला पाथ मैच कर रहा है और इसके भी दो पाथ मैच कर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो फिर करंट अगेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी क्या, करंट इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी क्या। तो इस वाले केस में डी से सी और सी से बी एक, और डी से एच, चलो ठीक है, ये भी सही दिखाया है, ऐसे इसमें दिखाया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ आपकी करंट फिर द्वारा से ये y डिवाइड हो रही है, तो इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में तो सेम हो रही है, और इन दोनों ब्रांचों में सेम हो रही है, क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं। तो डी से सी वाले में और ई से एफ वाले में करंट सेम डिवाइड होगी। ये वाली देखो, अगर इसमें कुछ करंट मान लो ये डिवाइड हो रही है, बराबर नहीं होगी। इस वाले में यहाँ डी दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। डी पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर एक इधर, लेकिन इक्वल पार्ट में क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अलग अलग रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, है ना। तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पर मान लो करंट इधर की तरफ मान लो जेड चली गई वाई में से, तो वाई माइनस के जेड इधर जाएगा। भाई वाई आ रही है, वाई में से जेड उधर पर चलेगी तो जेड इधर जाएगी, तो जेड में किधर भेजिए, एच की तरफ, तो एच, और इधर की तरफ आएगा वाई माइनस के जेड। ऐसे इधर को यहाँ y में से इधर कितना भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें और इसमें बराबर करंट भेजनी पड़ेगी, तो इसमें y माइनस के z ही भेजनी पड़ेगी। ये वाला पाथ इससे मैच कर रहा है और ये इन दोनों से मैच कर रहा है, तो इसमें z भेजनी पड़ेगी, सेम टू सेम। तो यहाँ पे आके e आप f वाले में भेजोगे कितना, y माइनस के z, और h वाले में भेजोगे z। तो देखो ये, अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे बस कंप्लीट करना है। कैसे, जरा देखें। देखो ये z आ रहा है और ये भी z आ रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, इधर से z और इधर से ये देखो z, तो ये हो गया 2z, ठीक है, 2z, ये देखो 2z। अब ये 2z यहाँ आके आपका इधर कितना आएगा और इधर कितना आएगा, तो देखो सिंपल है। ये वाली करंट कितनी है मेरे को, ये वाली करंट कितनी है, ये पहले से लिखी है, देखो y, है ना, पहले से y लिखी है, और इधर से आ रही है y माइनस के z, तो इधर से कितना आना चाहिए, z आना चाहिए। 2z दो पार्ट डिवाइड होना चाहिए, z और इधर से y माइनस के z, y माइनस के z और z, ये प्लस का z ये माइनस का z, कट के y रह जाएगा, तो इधर की तरफ y करंट आएगी नहीं। देखो भाई इधर से y माइनस के z और इधर से z, तो इधर नीचे कितनी जानी चाहिए, y, पहले से लिख रखी है y, बिल्कुल सेम। देखो इधर से आ रही है ये y माइनस के z, ये कट जा रही है y माइनस के z, लेकिन यहाँ पे पहले से कितना लिख रखा है y, तो ये तो y कब हो सकता है, ये y माइनस के z है, तो ये y कब हो सकता है, जब ऊपर से z आए,
जो y माइनस के जेड, देखो ये y माइनस के जेड चल रहा है ऐसे, और ऊपर से जेड आ जाए तो दोनों मिलके अगेन y बना लेंगे, y बना लिया, समझ में आया, तो y बन गया द्वारा से। देखो कंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा हो गया, ये कंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, है ना। ठीक है, तो कंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया है ना। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, बनाइए, समझिए, सीखिए। चल, इतना आसान होते तो हर एक टीचर नहीं करा लेता, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना। अब अगला स्टेप हमारा आपको याद करने का तरीका, कंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने कर दिया, तो मैंने कहा था आपको टोटल करंट लिखिए बराबर टोटल ईएमएफ लिखो ओवर टोटल रेजिस्टेंस लिख लो, ये पहला स्टेप था। अब इसमें स्टेप बताऊंगा, टोटल करंट कितना है, ये रहा, आई है, आई की वैल्यू तो नहीं है, यहाँ एक्स और वाई करंट है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी, हमें निकालना है आर ए बी, एक्स प्लस 2y, ये देखो पहली इक्वेशन हो। अब इसमें देखो 3 पॉइंट हैं, एक ई है, एक एक्स है, एक वाई है, या तो आप x को e के टर्म में और y को भी e के टर्म में चेंज कर लो, या मतलब एक के टर्म में लाना है वापस। इसमें 3 टर्म में, 3 में से 2 को किसी एक के टर्म में चेंज करना है। मतलब समझ में नहीं आया तो मैं लिख के बता देता हूं यहाँ कि e की वैल्यू को चेंज करो, e की वैल्यू को चेंज करो x के टर्म में एक, एंड y की वैल्यू को भी चेंज करो, y की वैल्यू को भी चेंज करो x के टर्म में, x के टर्म में। मतलब कोई से भी 2, इसमें 3 है, एक x, एक e, एक x और एक y, कोई से भी 2 वैल्यू को किसी एक के टर्म में चेंज कर लो। जैसे मैंने e की वैल्यू को x के टर्म में चेंज कर लेता हूं, y की वैल्यू को भी x के टर्म में चेंज कर लेता हूं, मेरा n ये है। अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ये आपस में कट जाएगा और आर ए भी निकल आएगा। पॉइंट को नोट आउट कर लिया अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब मेरे को बताओ इसमें कितने करंट अननोन है, 3, एक x करंट अननोन है, एक y करंट अननोन है और एक z भी है। 3 करंट अननोन है, x y z। कितनी बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे, तो 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा कम से कम किरचॉफ्स लॉ, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करें, कैसे सर अप्लाई करें। तो सबसे पहले e को, e के टर्म में हम इक्वेशन चाहते हैं, तो e को इंक्लूड करता हुआ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चुनो। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो हमने चुना, यहां से शुरू कर देता हूं, पाथ ए बी ई ए, इससे शॉर्टेस्ट पाथ कुछ नहीं है। देखो ए बी, ये बी है, ए बी और ई और वापस ए, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका यूज कर लो, किरचॉफ लॉ लगाओ। तो वी ए से स्टार्ट कर लिए, ये करंट है, एक्स करंट है, वाई करंट है, जेड करंट है, एक्स वाई जेड आर करंट है ना। तो एक्स करंट है तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो एक्स इनटू आर, एक्स इनटू आर, एक्स इनटू आर। फिर वापस आ गए ऐसे, प्लस का आ जाएगा ई और वापस आ गए ए पे, तो वी ए से तो वी ए कैंसिल हो गया, इसको दल ले जाएं तो ई बराबर एक्स आर। तो मैंने ई की वैल्यू एक्स के टर्म में चेंज कर ली, ये एक स्टेप हो गया हमारा। ई की वैल्यू तो साहब एक्स के टर्म में चेंज हो गई। अब वाई की वैल्यू को भी एक्स के टर्म में चेंज कर लो, मजे आ जाए। तो वाई की वैल्यू चुनने के लिए दूसरा पाथ चुनना पड़ेगा, तो सब दूसरा पाथ शॉर्टेस्ट कौन सा है, ए डी सी डी और ए, ये वाला। अब इंक्लूड नहीं करना है, ऐसे नहीं सब में आप ई को इंक्लूड करते रहो, ई की वैल्यू चेंज हो गई एक्स आर के टर्म में, है ना। अब आपको ये वाला पाथ चुना मैंने, ये वाला ए बी सी डी ए, एक बार इंक्लूड करते हुए लगाना है इसको, तो मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो फिर शुरू कर रहे हैं वी ए, क्या सुना, ए डी की तरफ गया है तो माइनस के वाई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर इधर की तरफ गया है
तो करंट है आपका माइनस के वाई माइनस के जेड इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये करंट है वाई माइनस के जेड और इसका रेजिस्टेंस आर है। फिर यहाँ आ गया है करंट की डायरेक्शन चल रहा है तो माइनस के वाई आर आ गया, और फिर वापस यहाँ आ गए तो माइनस का एक्स आर आ गया, और वापस ए आ गया वी ए, तो ये कट गया, माइनस के वाई आर प्लस का जेड आर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस के वाई आर माइनस का एक्स आर इज इक्वल टू 0, वाई आर और वाई आर 3y माइनस का 3y प्लस जेड आर माइनस का एक्स आर इज इक्वल टू 0। देखो ये आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है मैं तो y की वैल्यू x के टर्म में चाहता था, y की वैल्यू x के टर्म में, लेकिन इसमें बीच में घुस गया ये z। तो अभी किरचॉफ 2 बार लगाए ना, तो एक और बार और लगाना पड़ेगा, और ऐसा लगाना पड़ेगा कि आप y की वैल्यू z के टर्म में या z की वैल्यू y के टर्म में, z की वैल्यू y के टर्म में और निकाल लो। z की वैल्यू अगर y के टर्म में निकाल लोगे तो सोचो अगर z की वैल्यू तुम y के टर्म में यहाँ रख दोगे तो y और x रह जाएगा, और y की वैल्यू हमें x के टर्म में चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ऐसा कोई पाथ चुनो इसमें से जिसमें y और z ही हो, तो मेरे को तो ये सबसे अच्छा लग रहा है ना। कौन सा वाला पाथ? ई एफ जी एच ई, ये वाला पाथ देखोगे तो इसमें y और z के अलावा कुछ है ही नहीं। तो शुरुआत कर रहे हैं वी से, वी करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो माइनस का y माइनस का z इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का z आर, फिर यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस के 2z आर, फिर यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का z आर और इज इक्वल टू वी ई। ये तो कट गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस के वाई आर प्लस का जेड आर, और प्लस का 2 3 और 1 4 4 जेड आर इज इक्वल टू 0। ये 5 जेड आर हो गया, डायरेक्टली देता हूं तो 5 जेड आर प्लस का इज इक्वल टू 0। इसको धर ले जाओ तो 5 जेड आर इज इक्वल टू वाई आर, आर से तो आर कट गया, और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें वाई के टर्म में। ये देखो जेड की वैल्यू आप यहां रख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 में। मैं क्या कर रहा हूं समझ में तो आ रहा है? ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा स्टेप। जेड की वैल्यू यहां रख दें तो देखो दिमाग में थोड़ा सा भरना पड़ेगा, 3y प्लस जेड की वैल्यू है आपकी y तो y r y 5 और इज इक्वल टू इसको x r, इसको धर लेगा x r, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से 15 एलसीएम आ गया, 5 आया सॉरी 5 एलसीएम आ गया, माइनस के 15 वाई आर प्लस के वाई आर इज इक्वल टू एक्स आर, माइनस के 14 हो गया। अब कहाँ करूँ? वैसे इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है मेरे को, है ना? जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम की जरूरत नहीं है तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ और यही करता हूँ, ठीक है। यहां से सोल्व करो तो माइनस के 14 वाई आर और इज इक्वल टू 5x आर, तो यहां से r से तो r कट गया और y की वैल्यू आ गई माइनस के 5x y 40, ये है ना, बिल्कुल करेक्ट। अब यहां रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, बस खत्म हो गया सब क्वेश्चन। x1 r a भी पूछ रहा है, e की वैल्यू कितनी है देखो एक्स आर, और x तो x ही है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ 5x मल्टीप्लाई है, ऐसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड का साइन है और डिवाइड बाई 40, माइनस साइन को लगा दिया माइनस में आ रहा, 2 से कट गया 7 बार, एक्स आर डिवाइडेड बाई नीचे से 7 एलसीएम ले लिया तो ये 7x हो गया माइनस के 5x, 7 ऊपर पहुंच गया तो 7x आर डिवाइडेड बाई 2x, है ना? बिल्कुल सही। तो x से x कट गया तो आर ए भी आ गया, गलत कर दिया क्या, 7/2r ये आ गया, है ना? r की वैल्यू चेक करें कितनी आ रही है, धक धक हो रही है, 7/12 आ रही है,
हाँ 7 और 5 12, गलती कर दी, कहाँ करी, कुछ गलती कर दी भाई, कैलकुलेशन में करिए हैं। जेड की एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए वो प्लस के आने, जो वाई की वैल्यू होनी चाहिए 5xy 40, लिए प्लस की आनी चाहिए, मतलब यहीं कहीं गलती करी है हमने, है कहाँ करिए देखो। जेड की वैल्यू y 5 तो ठीक है, ये 3y है, माइनस का z है और माइनस का ही x है, यही गलती हुई है ना, यहाँ गलती। अब डायग्राम में डाल दिया यार, माइनस के वाई आर माइनस माइनस प्लस का जेड आर माइनस का वाई आर, ये तो माइनस का 3y आर, 3y आर प्लस का जेड आर माइनस प्लस का जेड आर ही आ रहा है, ठीक है, और माइनस का एक्स आर, ये गलती करती है यहाँ पे शायद, माइनस के वाई आर, रुक जाओ, ये गलत करा है, ये जरा यहाँ ध्यान रखना, ये प्लस होगा, चेक कर लेना पीछे को वीडियो रिकॉर्ड करके, नहीं ये प्लस का एक्स आर आएगा, बस ये गलती करिए। तो ये माइनस का एक्स आर हो जाएगा आपका, ये माइनस का, और ये माइनस का होगा तो ये माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, ये प्लस का आएगा, और ये प्लस का आएगा तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा तो यहाँ 12 आएगा, बाकी का सब सही है। 7/12 उसको कहते हैं मूर्खता, डायग्राम में डाल के सबसे बड़ी गलती करी, अब दोबारा से नहीं कराएंगे बेटा, है ना, चेक कर लेना है इसको, बिल्कुल सही किया है बाकी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि अगर हम इस क्यूब के किसी एक एज को रिमूव कर दें तो जो एज है उसके कॉर्नर के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा क्यूब का। तो दैट मीन्स ए और बी के क्रॉस ही पूछ रहा है, लेकिन एक साइड वैकेंट कर दी है इसकी, एक एज कह सकते हो, वो वैकेंट कर दिया, रिमूव कर दी है। तो बैठे जोड़ लें पहले, तो इसका ईएमएफ लिख लें, आई कितनी कंड निकाली, आई। अब पहले डिसाइड करें यहाँ पे कंड कितने पार्ट डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में, तो लिखें पॉइंट ए पर कंड 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, पॉइंट ए पर करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कौन से 2 पार्ट में हो रही है वो चेक कर लें। ए पर 2 पार्ट में हो रही है, ये पॉइंट ए है, ये वाला यहाँ पे 2 पार्ट में हो रही है, एक तो ए डी और एक आपका ई। इधर से करंट आ रही है आई, यहाँ तक आई करंट आई, देखो ऐसे, ठीक है। डिवाइड करते हैं भाई, ए से डी जा रहा है, डी से हमारा एम होगा ए से बी पहुंचने का, ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ से, है ना। तो ए से डी, डी से सी और सी से बी, एक तो ये हो सकता है, और डी पर आके ये ऊपर भी जा सकती है करंट, ए डी एच जी और सी जी है, ये जी और सी और बी। तीसरा भी आ सकता है इसमें, ए से डी, डी से एच, एच से जी और फिर एफ आ जाए और एफ से बी आ जाए। ये 3 पॉइंट ऐसे होगा। ऐसे ए से ई तक के लिए देख रहे हैं, ए से ई वाले में तो सबसे पहले ए से ई आ जाए, एफ ई से एफ आ जाए और एफ से सीधा बी। एक तो ये बात हो सकता है इस वाले में, ई वाले में, है ना। दूसरा ए से ई आ जाए और ई से एच चला जाए, एच से जी, जी से सी और सी से बी। और ऐसे ही तीसरा ए से ई आ जाए, ई से एच, एच से जी, जी से एफ और एफ से बी। अब चेक करो, इसमें ये वाला पाथ इससे मैच कर रहा है और ये वाला पाथ और इस वाले पाथ से मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसमें भी 3 पाथ हैं और बिल्कुल सेम पाथ इसमें 3 है। इसमें 3 है, 1 2 3 4 पॉइंट है, इसमें भी 1 2 3 4 पॉइंट है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं।
दैट मीन्स यहाँ ये करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। आप चाहो तो इसे आई बराबर I/2 कर लो, या मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे भी y मान लेता हूँ, इसे भी y। दैट मीन्स I की वैल्यू कितनी हो गई 2y। तो इधर ये करंट y गई और ये वाली करंट y। आपको याद है अभी ये यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा था, तो इसमें करंट मैंने भेजी थी x, और उसमें मेरे से गलती क्या हुई थी पता है, कि मैं ऐसे ला रहा था करंट की डायरेक्शन में, फिर करंट की डायरेक्शन में, फिर करंट की डायरेक्शन में, यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। ये देखो ऐसे करंट के, और मैंने माइनस का लगा दिया, लेकिन प्लस का आना चाहिए था, वो गलती हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, अभी आप ऐसे उठा देता हूँ, ये है नहीं यहाँ पे, ये ऐसे। तो आई दो पार्ट्स में डिवाइड हुई आपकी यहाँ से, अभी भी तीन पार्ट में हो रही थी, यहाँ एक्स था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो ये वाला तो था यार, ये 2y तो रहेगा, 2y माना था, इसे उसी प्रोसेस से किया है। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा कि अब डी पॉइंट पे जाके, पॉइंट डी पे जाके ये करंट y अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो डी पे जाके एक पाथ जा रहा है c की तरफ और एक जा रहा है h की तरफ। तो c की तरफ कैसे जा रहा है भाई, एक तो आ रहा है इसमें d से c और c से b, एक ही आ रहा है इसमें, और इसमें d से आपका h आ रहा है, h से g और g से c और c से b तक पहुंचना है, d से वाले से b तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ एक। दूसरा ये भी हो सकता है d से h, h से g, g से f और f से b, ये बनता है इसमें d में। और e वाले पॉइंट पे देखें तो पॉइंट e की तरफ चलें, ये पॉइंट e है, इधर से भी y आ रहा है, और e पॉइंट पर ये डिवाइड हो रहा है f वाली साइड में और h वाली साइड में। तो f वाली साइड में देखें तो e से f आ रहा है, f से सीधा b ले जाओ, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। इसमें एक या इसमें देखें E से H आएगा, H से G चला जाएगा, G से C, C से B, और इसमें एक और आ सकता है E से H, H से G, G से C न जाके F और F से B। तो देखो ये वाला पाथ इससे मैच कर रहा है और ये वाला पाथ इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ करंट अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ जो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ये अनइक्वल पार्ट होगा, क्योंकि ये पाथ इसमें केवल 3 पॉइंट है, 1 2 3, जबकि इसमें बहुत सारे हैं, इसीलिए ये दोनों पार्ट में करंट इक्वल नहीं हो सकती। इसमें इक्वल क्योंकि जैसा इसमें है बिल्कुल वैसे इसमें, लेकिन यहाँ पर करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। तो मान लो C की तरफ चली गई y माइनस के z, तो इधर कितनी जाएगी z बची हुई, y करंट आ रही है इधर से, तो y में से z इधर चली गई तो बची ऊपर चली जाएगी y माइनस के z। तो इधर की तरफ मैंने y माइनस के z, पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे किया है, इधर की तरफ z। अब देखो ये y माइनस के z हमने गलती कर दी, याद है गलती क्या कर दी सर? आपको याद हो कि इसके बाद सेकंड स्टेप हम भूल गए। सेकंड स्टेप था कि पहले एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं सिमेट्री से। ये भूल गए सबसे पावरफुल पॉइंट जो बताता चला आ रहा हूं कि पहले यहाँ फिर बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, सीधा पहले एंड में। तो एंड में करें, देखो यहाँ पे करंट हमें आई बनानी है और आई बनानी है 2y के बराबर, तो इधर से कितनी करंट आनी चाहिए y, और इधर से भी कितनी आनी चाहिए y, दोनों मिलके 2y। पहले ये नहीं, ठीक है, पहले ये करिए, ये सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ जाइए। ये वाला ये स्टेप गलत कर दिया, सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। ये स्टेप सबसे पावरफुल है इसमें। यहाँ स्टार्टिंग में करंट डिस्ट्रीब्यूट किया, बिल्कुल सेम आपको पीछे की तरफ करना है, तभी तो आई बनेगा दोबारा से वापस। ठीक है, अब करो डिस्ट्रीब्यूशन। डी पॉइंट पे जाके सी की तरफ जा रहे हैं तो y माइनस के z बता रहे हैं। अब जो सोचो y माइनस के z इधर से आ रहा है और ऊपर की तरफ बता रहे हो आप z, पहले ये कर लिया, फिर ई वाला कर लो। अब देखो सीधा सा है, ये भी y है, ये वाला स्टेप इससे मैच कर रहा है, तो इसमें आपने y माइनस के z किया है और ये स्टेप मैच कर रहा है, इसीलिए इसमें z कर लो। तो h वाले की तरफ z गया है, h की तरफ z गया और इधर की तरफ y माइनस के z आया। अब जरा सोचो, ये मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, y चाहिए, y ये चाहिए। देखो ये y पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, और इधर से आ रहा है y माइनस के z, तो ये तो y कब होगा, जब इधर से कितना आए, इधर से कितना करंट आए,
इधर से y माइनस के जेड, तो इधर से जेड करंट आए, तब जाके ये y होगा। ऐसे ही इधर से ये y माइनस के जेड आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो y है, तो इधर से कितना आए, जेड आए, जेड माइनस प्लस का और जेड माइनस का कैंसिल होके y बना देगा। ठीक है, ये जेड ये जेड। अब देखो ये जेड जा रहा है, ये जेड जा रहा है, यहां मिलके कितना हो गया, ये 2z, और ये 2z यहाँ आके दो पार्ट डिवाइड हो गए, इधर जेड चला गया, इधर जेड चला गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको जैसे करते हैं वो स्टेप को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए आप, है ना। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, ये पेपर में नहीं लिखते हैं, ये अपने लिए है, एक बार इसको कंट्रोल करिए, है ना, और ऐसे ही करिए, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले हम टोटल करंट का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, और हमें निकालना है ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस आर ए बी, है ना। तो टोटल करंट तो 2y आ गई, टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर ए, तो आर ए बी इज इक्वल टू हो गया ई वाई 2y। अब आपको या तो ई को y बदल दो या y को ई में बदल दो, तो किरचॉफ लॉ लगा लो। दो करंट अननोन है, एक तो दो है, एक y और एक z, दो बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, श्योर है। तो पहले तो ई को इंक्लूड करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ देख लो, तो पाथ कौन सा ले लेते हैं, ए डी सी बी ई, ये वाला ई और ये ए, ये वाला ए डी सी बी और ई। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ एक रेजिस्टेंस था आपका ऐसे x, ये रेजिस्टेंस, उसमें करंट आ रही थी x ऐसे, और हमने जो गलती करी थी उसमें यहाँ से चलना शुरू किया था VA से, और इस वाले पाथ में घूमे थे हम ऐसे, तो VA करंट की डायरेक्शन में माइनस आता है, तो y इंटू आर माइनस में, y माइनस के z इंटू आर माइनस में, ये भी करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो माइनस में, लेकिन यहाँ पे हमने भी माइनस कर दिया था, जबकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए माइनस कर दिया था, लेकिन आएगा प्लस, क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर प्लस आता है। बस यही गलती थी बेटा, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलिए तो माइनस के वाई आर, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का वाई जेड इंटू आर, यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस के वाई आर, यहाँ पे आ गए, यहाँ करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते, टर्मिनल से चेक करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से चल रहे हैं इसीलिए प्लस ई और वी ए, वी ए से वी ए कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, वाई आर माइनस के वाई आर प्लस का हो जाएगा जेड आर, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस के वाई आर प्लस का ई इज इक्वल टू 0। तो 1 2 और 3 हो गया वाई आर प्लस में, माइनस में होगा उधर ले गए तो प्लस में 3y आर हो गया, और जेड आर माइनस का हो गया, उधर ले गए इसको और इसको ई ऐसे ले गए, इसको ऐड किया, माइनस के 3y आर जीरो के साइड में लाएंगे तो प्लस के 3y आर, जेड आर को भी इधर ले आया जीरो के साइड में तो माइनस के जेड आर और इज इक्वल टू ई। जेड बेफालतू में परेशान कर रहा है यहाँ पे, तो जेड को हटाने के लिए आप ऐसी क्वेश्चन लो जिसमें जेड और वाई हो। देखो जेड और वाई होंगी तो जेड की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो और यहाँ रख दो, तो y और e में रिलेशन आ जाएगा, तो y और z वाली इक्वेशन को इसमें बन सकती है, इसमें इस वाले पाथ में। तो पाथ कौन सा, यहाँ दो करंट अननोन है, एक y और एक z, दो बार किरचॉफ लगाना पड़ेगा, एक y कौन से पाथ में, e f g h, क्या कर दिया g, अरे रे h और e, तो लगाओ v e माइनस, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो माइनस के y माइनस के z इंटू आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का z आर, प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में 2z आर, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का z आर, और v e, v से v कटेगा, माइनस के y आर प्लस का z आर, प्लस का 1 2 3 3 1 4 z आर इज इक्वल टू 0, 5 हो गया, सीधा 5 जेड आर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, तो वाई आर इज इक्वल टू 5 जेड आर, आर से आर कट गए, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो आप वाई बाई 5, और ये वाली वैल्यू इसमें रख दो, फ्रॉम सेकंड डालो इसे, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3 वाई आर माइनस जेड की वैल्यू वाई आर बाई 5
इज इक्वल टू ई। 15 में से 1 घटा दो 14, 14 वाई आर डिवाइड बाई 5, ये ई आ गया। ये सब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बस खत्म। आर ए बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली ई की वैल्यू पुट कर दो यार, या तो वाई की वैल्यू ई के टर्म में या ई की वैल्यू वाई के टर्म में, तो ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 14 वाई आर डिवाइड बाई 5 और नीचे 2 वाई, तो y से तो y कट गया और 2 से कट गया 7 बार, तो 7/5 आर, ये आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसमें मैं उतार लेता हूँ, तब तक पॉज कर देता हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब पूछ रहा है बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ डायगोनल ऑफ वन फेस। क्यूब का फेस, ये डायगोनल क्यूब का नहीं है, एक फेस का डायगोनल है। तो देखो एक फेस है आपका ए बी सी डी, इसका डायगोनल ए और सी कह सकते हो, बी और डी कह सकते हो, जरूरी थोड़ी इसी फेस का डायगोनल लो, इसका ले लो। ए डी एच ई का, इसका डायगोनल कौन से हो सकते हैं? ई और डी, और ए और एच, कोई से भी ले लो। जैसे मैं ए और सी ले लेता हूं। ये फेस के डायगोनल के अक्रॉस एक सेल लगा दिया मैंने, इसका ईएमएफ है ना। फिर वही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करो, है ना। मैं यहां से कर लेता हूं क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ जाती है। पॉइंट ए पर आपका करंट आ रहा है, मान लो इधर से आई, तो ये आई करंट आ रहा है इधर से, और ये पॉइंट ए है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 और ये 2 और एक ये 3 पार्ट में ये करंट आपकी डिवाइड हो रही है। एक तो ए से बी जा रही है, एक बी से ए से डी जा रही है, और एक ई जा रही है ना। तो पहले हम ए से बी वाला देख रहे हैं, और पहुंचना कहाँ है? सी तक। ए से सी तक पहुंचना है, हमारा एम है ए से सी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी, तो इसमें आ रहा है ए से बी आ रहा है और बी से सी आ रहा है। ए से बी, बी से सी, एक ये आ रहा है, एक और आ सकता है इसमें। ए से बी आ रहा है, बी से एफ जाएगा, एफ से जी आएगा, जी से सी आएगा, सी तक पहुंचना है। बस यही 2 हो सकते हैं। ए से डी वाले में देखें तो ए से डी वाले में ए से डी और डी से सी, सीधा सीधा ए से डी और डी से सी, सी पर पहुंचना है हमें। एक और हो सकता है ए से डी, डी से एच हो सकता है, एच से जी हो सकता है, और जी से सी। इसमें एक और हो सकता है, नहीं, ए से डी, डी से एच, एच से जी और एक सी। एफ बी वो लॉन्गेस्ट पाथ होगी तो छोड़ देते हैं। इसमें भी 2 हो सकते हैं, कौन कौन से? एक तो हो सकता है ए से ई, और ई से आपका एफ, और एफ से बी, और बी से सी। एक 2 हो सकता है ए से ई, ई से एच, एच से जी, जी से सी। और एक और हो सकता है ए से ई, बीच वाला एफ, और एफ से जी, जी से सी। दोबारा से रिपीट तो नहीं किया? ठीक है। तो देखो इसमें आप कोई सा भी पाथ ले रहे हो तो उसमें 3 पॉइंट नहीं आ रहे, इस वाले ई वाले में 3 पॉइंट जैसे इसमें आ रहे हैं, एक इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, और इसमें भी 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, लेकिन इस वाले पाथ में 3 पॉइंट नहीं आ रहे। चेक कर लो, नहीं, ए से एफ, एफ से बी और सी 4 पॉइंट आए, ए से ई से एच, ए से ई, ई से एच, एच से जी, जी से सी, कोई सा भी ले लो 4 पॉइंट ही आ रहे हैं। इसमें केवल इन दोनों पाथों में ए बी सी और ए डी सी, एक ये सेम मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये दोनों मैच कर रहे हैं पाथ, बिल्कुल सेम पाथ है। तो इसमें और इसमें करंट सेम होगी और यहाँ डिफरेंट होगी। तो आई 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें करंट सेम, तो कुछ भी लेट कर लो, जैसे एक्स एक्स, या वाई वाई लेट कर लो, यहाँ इसमें वाई, इसमें भी वाई, है ना। और ई वाले में डिफरेंट होगी, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने एक्स एक्स कर दिया, इसमें वाई कर दिया, है ना। तो ए से बी वाले में एक्स माना है आपने, ए से डी वाले में भी एक्स माना है, एक रेजिस्टेंस लगाना भूल गए, एक्स, और इसमें वाई माना है, वाई। इसमें सेम क्यों माना, क्लियर है ना। एक
फिर अगला स्टेप याद है आपको, सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप में सीधा बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, सीधे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं लास्ट वाले पर। ये करंट आई होनी चाहिए, तो ये करंट कितनी है पहले तो ये बताओ, ये करंट है 2x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ i 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, x x और y, ये करंट है x y, तो 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई है ना। ठीक है, लास्ट वाला कर देते हैं। तो अब ये लास्ट वाला ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एक बताओ, ये करंट x होनी चाहिए लास्ट में, और ये वाली करंट भी x होनी चाहिए लास्ट में, ये ऊपर y गई है तो इसमें भी y होनी चाहिए, ये तीनों मिलके फिर वापस से बना लेंगे 2x प्लस वाई। अब जरा सोचो, इसी को पूरा करें तो x है, अगर इस x को यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इधर x है, ये पहले से लिख रखा है मैंने x, अगर ऊपर को चला गया तो इधर x नहीं जाएगा, तो ये x, तो इधर भी x ही जाना चाहिए, तो ऊपर कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी भाई इस वाले ब्रांच में। क्यों नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बेटा x आ रही है, अगर ऊपर कुछ गई तो इधर x नहीं जा पाएगी। ये पहले कर दिया हमने, ये बाद में कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले करना है, इसके बाद तुरंत ये सेकंड स्टेप यही है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये x है, तो देखो ये वाली करंट x चल रही है, यहाँ पे मीट नहीं कर रहा, ऊपर से जा रहा है ऐसे, यहाँ मीट नहीं कर रहा, ऊपर से, तो ये x है, तो ये x कब आ सकता है इधर, तो भैया ये करंट यहाँ आके डिवाइड ना हो, तो इसमें x चला जाएगा ऐसे, तो ऊपर कोई करंट नहीं जाएगी, तो उसमें कोई करंट नहीं है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, तो ई पॉइंट पर जाके चेक करें बस केवल, क्योंकि वो तो मैंने कर दिया। ई पॉइंट पे इधर से कितनी करंट आ रही है, वाई दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो एफ की तरफ और एक एच की तरफ। अब एफ की तरफ देखो, ई से एफ जा रही है और एफ से सी बी जा रही है, और नहीं बी तो जा ही नहीं सकती क्योंकि उसमें तो करंट जीरो है, ई एफ बी नहीं जा सकती क्योंकि करंट जीरो है, तो बी नहीं जाएगी, ई एफ जी जाएगी, जी जाएगी, और फिर उसके बाद ई एफ जी और सी, जी सी, बस यही बात हो सकता है, नीचे तो जा ही नहीं सकती करंट। ऐसे ही इस वाले में देखें तो ई एच, अब यहां पर करंट नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इसमें तो करंट जीरो है, तो ऊपर ही जाएगी ई एच जी और सी, ठीक है, ई एच जी, और इधर करंट आके इसमें करंट जाएगी नहीं, इसलिए नहीं जाएगी, तो ई एच जी सी। और देखो ये पार्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसमें करंट यहाँ पे y/2 और यहाँ पे भी करंट y/2 डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे करंट, यहाँ देखो ये y आ रहा है, इधर की तरफ जो करंट गई है ये y/2 गई है, और इधर की तरफ भी ये y/2 गई है, और इधर तो करंट आ नहीं सकती, तो ये पूरी करंट ऐसे जा रही है y/2, ये करंट नीचे नहीं आ सकती, तो ये करंट ऐसे जा रही है y/2। अब जरा सोचो ये y कैसे बनेगा, तो इधर से y/2, इधर से y/2, दोनों मीट करके अगेन y, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे y, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो कितना आसानी से मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ते हैं, अब क्वेश्चन कैसे करें, तो जैसे करते हैं वैसे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो मेन था, वो हमने कर दिया, फिर वही लिखें, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये लिख लिया, ठीक है। टोटल करंट कितना है, ये रहा, तो 2x प्लस वाई, टोटल ईएमएफ ई, और टोटल रेजिस्टेंस ए और सी की भी प्रश्न निकालने, इसलिए RAC, तो RAC की वैल्यू कितनी आ गई, RAC की वैल्यू आ गई E ओवर 2x प्लस वाई। अब E को ही x में, y को भी x में, E को भी x में, y को भी x में, मतलब कोई से दो को एक के टर्म में चेंज करना है ना, ये पहला कुछ स्टेप हो गया। अब पहला E लाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पास तो ये वाला आ गया, ये देखो ऐसे, और इसमें x e के टर्म में चेंज हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो पाथ ले रहे हैं हम, एक बार सेल को इंक्लूड करता हुआ पाथ लेते हैं, हमेशा एक बार ही लेते हैं, है ना, तो पाथ A B C E A, तो VA से स्टार्ट करें, करंट की दस में चल रहे हैं इसीलिए माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस, x करंट है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट की दस में ये भी माइनस x इनटू r, और ये वापस आ गए करंट की, इसमें करंट की दस से मतलब नहीं होता है,
सेल नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है, प्लस का ई इज इक्वल टू बी, बी तो बी कट गए, तो ये 2xr हो गया, तो लेंगे तो इज इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 2। देखो ई एक्स के टर्म में चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा देखो, इस पाथ को लेने से कोई फायदा है? इस वाले पाथ को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें x ही x है, और x का हम क्या करेंगे, xr 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 xr, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वाले पाथ को लेने से कोई फायदा है? तो इसमें भी कोई फायदा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसमें y है y है y है y है, तो y r चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। हमें तो क्या करना है, y को x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम e को x में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कोई दूसरा पाथ जिसमें y और x दोनों हो, या तो ये वाला लो, देखो ये वाला जिसमें y और x दोनों हो, या फिर ये वाला लो, y और x दोनों, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ तो करंट 0 है, तो यही वाला पाथ जो लेता हूँ पाथ। और इसमें कितने करंट अननोन है? 2, एक x और एक y, तो 2 बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो मैं पाथ ले लिया a d h कैपिटल E और a, E है ये पॉइंट E है, ये EMF है, ठीक है। तो मैंने ये लिया, तो शुरुआत कर रहा हूँ VA, करंट की दृष्टि में चला माइनस का XR, करंट है नहीं है, 0 इंटू R, करंट की अपोजिट दृष्टि में चला तो प्लस के y/2 इंटू R, करंट के अपोजिट दृष्टि में चला तो प्लस का YR इज इक्वल टू VE, ये तो कट गया। XR को उधर ले गए तो प्लस का XR हो गया, और ये 3/2 YR, R से R कट गया, y की वैल्यू x की तरफ में निकाल लो, तो y बराबर हो गया 2x/3, बस हो गया खेल खत्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में चले जाएं तो RAC E/2x प्लस y, E की वैल्यू देखो कितनी है 2xr, और 2x और y की वैल्यू कितनी है 2x/3। यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, तो RAC 3 एलसीएम ले लो, नीचे से 2xr तो ये है ही है, नीचे से 3, तो ये 6x प्लस 2x, ये ऊपर जाएगा तो ये 6xr और ये 8x, x से तो x कटेगा, 3/4r आ गया, यही आंसर है। देखो इस तरीके से हम ये किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से क्यूब वाले रेजिस्टेंस कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, इसमें पाथ सिमेट्री बता दिया, एक होती है लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फेक जंक्शन कैसे पहचानते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।